साइंस दुनिया में सबसे बेहतरीन जो साइंटिस्ट रहे हैं वो जो है वो बिलीव करते थे किसी पावर पे। यहाँ पे किसी सो कॉल्ड फिलोसफी पे जाने की बात नहीं हुई। साइंस तथ्य है, उस पे तथ्य पे बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट बिल ला रही थी कि पाई की वैल्यू 3.2 कर दिया जाए। तो सोच के देखो कितनी बड़ी तबाही आ जाती दुनिया में अगर आपको गवर्नमेंट ने बाध्य कर दिया कि अब आप पाई की वैल्यू 3.2 लेंगे। तो पाई ज्योमेट्री में है और उस ज्योमेट्री का ही एक एग्जाम्पल है पिरामिड ऑफ गीजा। और शायद पाई के रेशो में चीजें होती हैं तो एक शायद एस्थेटिकली अच्छी लगती होंगी, क्योंकि बेबीलोनियंस ने इसको अप्रोक्सीमेट करके इस रेशियो को 3 लेते थे। डेफिनेटली इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस को एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी मैथमेटिक्स की। गोल्डन एरा ऑफ बगदाद, जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बहुत सारी चिंतन किए जा रहे थे, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पे उन्होंने की बात हुई थी। ठीक है, ये जो पाई है ये सब है, लेकिन ये और कहीं अप्लाई हो सकता है। स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ कहानियों की, कुछ किस्सों की, कुछ थिएटर की, कुछ मैथमेटिक्स की भी। अब क्योंकि मैथमेटिक्स को आप साइंस से अलग नहीं कर सकते। तो बात आज जो है, टॉपिक जो आज है वो है लाइफ ऑफ पाई, नहीं लाइफ बिकॉज ऑफ पाई। पाई की कहानी के ऊपर है। पाई है क्या, क्यों है, कैसे आया और क्यों ऑब्सेस्ड है दुनिया पाई से। इस सब के ऊपर बातें करेंगे, देखेंगे कि पाई कहाँ कहाँ हमें मिलता है। ऐसे ऐसे रैंडम जगह में पाई देखने को मिलता है जहाँ पे आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे पेपर और पेन रखा हुआ है। एक खास वीडियो देखी थी मैंने इसके बारे में, उसका भी जिक्र करूंगा इसके अंदर। एनीवेज, बात चालू करते हैं, वीडियो चालू करते हैं, कहानियों से चालू करते हैं। तो हमारे पास कहानी के लिए हमारे डॉक्टर साहब है। आज अंकित साहब कैमरे के पीछे ही हैं, दीक्षित साहब आए नहीं है। हमने सोचा कि छोटा सा टॉपिक है तो 2 बंदों में खत्म कर देंगे सवाल जवाब के साथ। डॉक्टर साहब, म्यूजिक। Welcome back to Sufi Tramp here once again. And today we are back with the story of Pi. लाइफ ऑफ पाई तो खैर आपने पढ़ी होगी या मूवी भी देखी होगी, मगर जो एक्चुअल पाई है, जो एक्चुअली एक अल्फाबेटिकल सिंबल है, उसका ओरिजिन क्या रहा था और उसका सिग्निफिकेंस क्या है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। देखिए, हम हमेशा से इंक्विजिटिव बहुत रहे, ह्यूमंस एज अ स्पीशीज, है ना। हम हमेशा बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी हमें कि कोई चीज कैसे काम क्यों करती है। अगर ये जो कप है इसका ऊपरी हिस्सा गोल है तो कुछ लोग ऐसे थे जिनमें थोड़ी सी हम कह सकते हैं, जैसे कि कॉलेज के बच्चे कहते हैं, चुल थी या मुझे अब इसको मेजर करना है। और इसका रिलेशनशिप ऐसे शेप से क्या होगा जो कि स्क्वायर है, वहां पर टेबल का टैग लगा हुआ है। तो ये शुरुआत कैसे हुई? तो पहले तो हम हम केव्स में रहते थे, फिर धीरे धीरे हमने स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए। जब हमने स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए तो देखिए, आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोगों में एक इननेट अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की। उन्हें नहीं पता कि कोई चीज काम कैसे कर रही है, मगर उन्हें समझ आता है कि यार ये कुछ तो है, इसको मैं अगर ऐसा करूंगा तो शायद हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको याद होगा, हमारे थिएटर में जो सेट बनाते थे, जगताप काका बाय द वे हमारे थिएटर में लेजेंड रह चुके हैं। कभी भी तुमने स्केल यूज करते देखा होगा? नहीं वाह, अंदाजन सम पीपल जस्ट हैव दैट। लेकिन कुछ लोग जिनमें ये एबिलिटी नहीं थी, उन्होंने कहा यार कुछ तो ये कॉन्सेप्ट भी रहेगा ना, कि जिसे अगर मैं समझ लूं या ये कर लूं तो शायद मैं स्टेबल स्ट्रक्चर्स बना पाऊं या अच्छे शेप का स्फीयर बना पाऊं जो ज्यादा दूर जा पाए। तो ऐसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, हमने शेप समझे, फिर सर्कल समझे। सर्कल में ये था कि सर्कल पहले मेजर करने का तरीका बहुत ही सिंपल था, जो काफी लोग स्कूल में भी यूज करते होंगे। एक रस्सी लेते थे, उसको अराउंड करते थे और फिर उसकी लंबाई से हम मान लेते ठीक है ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। मगर कुछ लोगों ने, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती कैसे इन चीजों को लेकर, तो क्या होता है कि अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे या फिर एक स्क्वायर लेंगे, उसका रिलेशनशिप एक सर्कल के साथ कैसा रहता है, ऐसे रिलेट करके हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। फिर हमें समझ आया कि कुछ तो रिलेशनशिप रहता है एक सर्कल के डायमीटर में और उसके पूरे सर्कमफरेंस में। हो ये रहा था कि एंशिएंट टाइम्स में भी जब बात ये है कि सर्कल ही क्यों और डायमीटर और पाई कैसे आ रहा है, तो आप देखिएगा एंशिएंट टाइम में जाइएगा तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर जो है उसमें सर्कल का बहुत बड़ा पार्ट है, स्फेयर का बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि स्फेयर दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है, जो डोम्स बनते हैं, टेम्पल्स हैं, इन सब है, वहां पे आप देखेंगे डोम्स के शेप्स हैं एशियन टाइम से लेकर आज तक। तो अगर आपको डोम्स बनाने हैं तो आपको समझना पड़ेगा आपको कितना मटेरियल लगने वाला है, और मटेरियल लगने वाला है इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि भैया इस डोम का सर्कमफेरेंस कितना है, या जब बनाऊंगा तो कैसे कितना मटेरियल में लगाने वाला हूँ। तो हम ये देख रहे थे कि यार हमेशा देखा गया एशियन टाइम्स में भी कि जैसे ही मैं जितना भी बड़ा सर्कल बनाऊं, उस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं, उसका जब मैं रेशियो ले रहा हूं उसके डायमीटर से, तो हमेशा एक वैल्यू लगभग सेम आ रही है। तब से लोग ऑब्सेस्ड है इस वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर हमें अच्छे स्ट्रक्चर बनाने हैं, सुंदर स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो हमें इस पूरे ज्योमेट्री को अच्छे से समझना होगा।
और ज्योमेट्री को जब तुम समझने जा रहे हो तो तुम हमेशा एक ऐसा नंबर देख रहे हो जो कि तुम कभी अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। यस, इसलिए ऑब्सेशन आ गया कि पाई, ये जो वर्ड, ये टर्म आया, वैसे बाय द वे ये पाई का टर्म कहाँ से आया आप बता सकते हैं कि हाँ, किसने तो दिया? पाई का टर्म यही कहानी में बहुत हाँ। लेटर चल के होता है। तो पहले जो था पाई को एज पाई तो हम नहीं जानते थे। हाँ। उसका इनफैक्ट कुछ भी डेजिग्नेटेड सिंबल नहीं था। हाँ। लेकिन उसके पहले एक सवाल आप ये एक बार जैसे मैं भी बता चुका हूँ, पाई जो है, हाँ। पाई इज सिंपली द रेशियो बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हाँ। तो ये हमने जाना कि कोई भी सर्कल ले लो, ये रेशियो सेम रहता है। हाँ। तो इसके बेसिस पे हम किसी भी सर्कल का डायमीटर है ना, उसकी एरिया, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमीटर से एरिया और मतलब सर्कमफेरेंस मतलब निकाल वो सकते हैं। रेशियो से, हाँ बिल्कुल है ना। हाँ। तो उसका पहले कोई डेजिग्नेशन नहीं था, लेकिन सबसे पहले एक विलियम जोन्स करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये सिंबल यूज किया था कि क्यों बार बार मैं सर्कमफरेंस ये लिखूं, इसको एक सिंबल दे दो, खत्म करो कहानी। और इसी टर्म को फिर बाद में लेनर्ड ऑयलर करके एक मैथमेटिशियन थे जिनके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था। आज ये वीडियो उन्हीं पे खत्म करूंगा बाय द वे। हाँ, तो लेनर्ड ऑयलर का बाय द वे हमने जिक्र किया था 3 बॉडी प्रॉब्लम में। हाँ। ही वाज वन ऑफ द मैथमेटिशियंस हु ट्राइड टू सॉल्व द 3 बॉडी प्रॉब्लम। एनीवेज, और खैर वो बहुत ही बड़े लेजेंड है, उनके ऊपर एक वीडियो करनी चाहिए। बिल्कुल करेंगे। सो उन्होंने ये टर्म फिर पॉपुलराइज कर दिया था। पाई जो है एक ग्रीक या फिर लैटिन अल्फाबेट है, जो ग्रीक वर्ड जो होता है एक सर्कमफरेंस, उसको बोलते हैं पेरीमीट्रोस। उसका सबसे पहला लेटर आता है पाई। सो इसलिए पाई करके पाई use कहा करते गया, हैं। ठीक है। तो दैट इज पाई। हाँ, तो अब पाई के जब हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो ये सबसे खूबसूरत चीज आई, बाद में शायद आर्किमिडीज को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है ये जानने के लिए, क्योंकि उसने पाई को कैलकुलेट करने की एक बेहतरीन तरीका निकाल लिया था। वो तरीका मैं आपसे बताता हूँ, सिंपल टर्म्स में चालू करके, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या किया उन्होंने। तो कुछ नहीं होता, आप सर्कल लीजिए, आपको उसका सर्कमफेरेंस पता ही है, मान लेते हैं। सर्कल के अराउंड आप स्क्वायर बनाइए। मान लीजिए सर्कल का डायमीटर जो है वो 1 मीटर है, तो जब आप स्क्वायर बनाएंगे जिसके अंदर वो सर्कल लाई करेगा, उसका पैरामीटर 4 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो उसका सर्कमफेरेंस है वो स्क्वायर के पैरामीटर से कम है, तो स्क्वायर वो बाहर है। अब एक काम करिए, आप अब एक अंदर स्क्वायर बनाइए। अब जो अंदर आपने स्क्वायर बनाया, तो जाहिर सी बात है उस स्क्वायर का हाइपोटेनस जो होगा वो 1 मीटर होगा, ठीक है। Okay, हाँ। अगर मैं डायगोनल निकालूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आप उसके फिर क्या नाम है एल्टीट्यूड और बेस निकाल सकते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो आप ये जान पाएंगे कि अब अंदर वाले स्क्वायर का कितना पैरामीटर है। तो आप जाहिर सी बात बोल सकते हैं कि भैया जो हमारा सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस बड़ा है अंदर वाले स्क्वायर के पैरामीटर से। एक सिंपल मेथड था, तो आप जान पाएंगे जब हम निकालेंगे। हमने वैल्यू रखी थी डायमीटर की 1, तो इसका मतलब आप देखेंगे जो पाई वैल्यू आ रही होगी वो 4 से लेकर अंदर का जो स्क्वायर है उसके पैरामीटर से कम है। ये एक सिंपल तरीका हुआ। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, ऐसे पॉलीगॉन्स बनाए 96 साइड्स के। 96 उन्होंने मतलब कि उसने सर्कल लिया, अब एक पॉलीगन बनाया जिसके अंदर 96 साइड्स है, और वैसे ही अंदर पॉलीगन बनाया जिसके अंदर 96 साइड्स है, और इसी मेथड का इस्तेमाल करके उन्होंने पाई की वैल्यू ये बता दी कि इस रेंज में होनी चाहिए। क्या रेंज थी? 3.1408 से बड़ी होनी चाहिए और 3.1429 से छोटी होनी चाहिए। ओके, तो आर्किमिडीज ने एक प्योर मेथड दे दिया इस चीज को कैलकुलेट करने का, जो अभी तक हमें मिल रहा था हमेशा सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करके, जो हमें हर इंसान जो एंशिएंट टाइम्स में थे आगे भी आए उन सब ने ये चीज जानी कि जो भैया ये पाई है कि कैसे लाई कर रहा है, सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करके लाई कर रहा है। मगर किसी ने भी एक मेथड नहीं दिया था उस समय। मेथड आर्किमिडीज ने दिया, इस चक्कर में शायद उनको फादर ऑफ पाई भी कहते हैं कि उन्होंने एक पाई की वैल्यू का मेथड दिया था। मगर ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पाई जो है, ये जो रेशियो है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें पहले से थी। हाँ, है ना, हमें पता था कि ये जो है ये हर सर्कल के लिए कांस्टेंट रहता है। इनफैक्ट इंडियन मैथमेटिशियंस ने भी कोशिश की थी, आर्यभट्ट साहब, काफी, क्योंकि क्या था उस जमाने में ना इंटरनेट था, ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन था ऐसा स्कॉलर्स लोगों का कि वो अपने वर्क्स डिस्कस कर पाए या फिर एक दूसरे से अपनी फाइंडिंग शेयर कर पाए। तो आर्यभट्ट ने काफी टाइम बाद उन्होंने भी एक मेथड से ये बताया था कि विच इज द वैल्यू ऑफ पाई एक्यूरेट टू 4 डिजिट्स। तो पॉइंट इस चीज का ये है कि एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान ने डिफाइन किया है। कुछ हद तक इसकी हिस्ट्री, इसकी नॉलेज हिस्ट्री में खो चुकी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें एक एक दिन की खबर है। तो अंडरस्टैंडिंग जरूर थी, मगर इतना इस बात का प्रूफ हमारे पास जरूर है कि आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट वन टू ट्राई एंड कैलकुलेट। हाँ, मतलब एक कैलकुलेट करने का मेथड दे दिया कि इससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ उसकी कंट्रीब्यूशन आ रही थी। ये वहां पे उनका था। हाँ,
सो अभी मेरा आपसे सवाल ये है कि ठीक है, ये जो पाई है ये सब है, लेकिन ये और कहीं अप्लाई हो सकता है? बहुत जगह अप्लाई हो सकता है। अब इसी बात पे वापस आ जाते हैं। ओके। अंकित साहब, अब सबको दिखाइए कि ये पेपर है। ये मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब ये पेपर में जो मैंने लाइंस बनाई, उसमें खासियत क्या है कि ये जो पिन है, इस पिन की, ये इस पिन के साइज के बीच में इनका डिस्टेंस है। अभी यहाँ पे कोई सर्कल नहीं दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करता हूँ अंकित साहब, देखिए, इस पिन को मैं गिराता हूँ इस पिन को मैं गिराता हूँ। तो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कब कब ये पिन जो है लाइन को कट नहीं कर रही है और कब कब लाइन को कट कर रही है। जैसे कि देखिए, अभी मैंने इसको गिराया तो लाइन को कट नहीं किया था, अभी इसने लाइन को कट कर दिया। तो मतलब इस पिन के गिरने से एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो लाइन को कट करेगी या तो नहीं करेगी। तो अगर यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो उस वीडियो में देखा था मैंने, कितनी अजीब सी बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पाई नेचर में है। रीजन बीइंग कि अगर मैं इसको लाखों करोड़ों बार गिराते रहूं और कैलकुलेट करूं प्रोबेबिलिटी कि कितनी बार ये पिन जब गिरेगी तो लाइन को कट करेगी, वो आती है 2/पाई। तो टेक्निकली इस तरीके से जहां पर कोई भी सर्कल नहीं दिख रहा है आपको, एक रैंडम मेथड सो कॉल्ड दिख रहा है, उसको आप करते रहेंगे तो आप पाई की वैल्यू निकाल लेंगे बिना सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का इस्तेमाल किए। तो पाई हर जगह है, ज्योमेट्री हर जगह है। और एक चीज थी, मैंने इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, अब मैं साल भूल गया हूं, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने, इंडियाना गवर्नमेंट में कुछ तो हुआ था 18 समथिंग। इंडियाना वो यूएस का स्टेट? हाँ, तो वहां पर एक गवर्नमेंट बिल आ रही थी, अच्छा, कि पाई की वैल्यू 3.2 कर दिया जाए। अच्छा, ठीक है, अब गवर्नमेंट कह रही है तो सोच के देखो कितनी बड़ी तबाही आ जाती दुनिया में अगर आपको गवर्नमेंट ने बाध्य कर दिया कि अब आप पाई की वैल्यू 3.2 लेंगे। अब पाई क्या है, ज्योमेट्री से निकल के आता है। सर्कल क्या है, ज्योमेट्री है। स्फीयर क्या है, ज्योमेट्री है। लाइंस भी इनफैक्ट ज्योमेट्रिकल पार्ट है। और हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ज्योमेट्री पे चल रहा है। हमारी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, मून घूम रहे हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स है, बहुत सारे कॉमेट्स हैं, सब है, एक ज्योमेट्री में बाउंडेड है। उस ज्योमेट्री को आगे चल के आइंस्टाइन साहब ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब दी थी, तो उसका जो उन्होंने इक्वेशन दिया था उसके अंदर भी पाई इन्वॉल्व है, क्योंकि पाई बेसिक नेचर की ज्योमेट्री है। और अगर आप उसकी वैल्यू जो नेचर दे रहा है वो नहीं मानोगे और अपने हिसाब से लॉ ला दोगे 3.2, तो आप यकीन करिए, ना सैटेलाइट जा पाती है आसमान में, ना इंसान जा पाता चांद पे, ना हम कैलकुलेट ही कर पाते कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर पाते कि ये जो कॉमेट आ रहा है, ये जो एस्टेरॉइड आ रहा है, वो कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है। पाई को अगर हम सही से वैल्यू ना करेंगे तो हम पूरे यूनिवर्स की ज्योमेट्री को समझ नहीं सकते। अगर हमें प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, बाय द वे, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि अकीरा हारागुची, जिसका मैंने रील में नाम भी लिया था, उसने पाई की 70,000 डिजिट्स तक याद कर ली थी। अच्छा, मतलब समझ, सीक्वेंस के साथ 70,000 डिजिट्स तक याद कर ली थी। और पाई की ऑब्सेशन बहुत है दुनिया में, लाइक अब शायद अराउंड 100 ट्रिलियंस वैल्यूज तक सुपर कंप्यूटर्स ने पाई की वैल्यू दे दी है। लेकिन एक्यूरेसी के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए, पाथ के लिए यूनिवर्स में हमें सिर्फ अराउंड 15 डिजिट्स तक ही चाहिए, जो नासा भी इस्तेमाल करता है। 15 डिजिट्स में काम हो जाता है। काफी फेयरली एक्यूरेट एस्टिमेशंस हमें मिल जाएंगे। हाँ, पाई नेचर में है। और नेचर की वैल्यू को तुम अगर रिजेक्ट कर दोगे और तुमने गवर्नमेंट का कोई बिल ला दिया, वो तो शुक्र है मैथमेटिशियंस का जिन्होंने लाने नहीं दिया। वरना 3.2 इज पाई। कोई पूछता पाई की वैल्यू 3.2 क्यों है, तो बोलते गवर्नमेंट ने कहा है। 3.2 क्यों, मतलब अप्रोक्सीमेट करने पे पता नहीं, 3.2 तो पता नहीं आई। हमें भी आर्किमिडीज साहब उस समय बोल के गए, भैया 3.1408 से 3.1429 के बीच में है, और तुम 3.2 कह के दुनिया की ज्योमेट्री तोड़ देना चाह रहे हो। ये अलग चीज थी। लोग सुनते नहीं है, है ना? ऐसा एनीवेज, तो बाय द वे, पाई जो है, इसका जैसे मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे कंस्ट्रक्शंस और शेप समझ के हमने इसको यूज करना शुरू किया था। तो आपने मुझे एक बात बताई थी अबाउट द पिरामिड्स ऑफ गीजा। वही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो। आप बताएंगे एक बार यहाँ पर? तो जैसे कि ऐसा हमें व्योम साहब आपको बताएंगे, हम शायद पिरामिड्स के ऊपर पूरी वीडियो लाने वाले भी हैं। इजिप्शियंस के पास, बिल्कुल डेफिनेटली, इजिप्शियंस के पास कुछ तो था यार, एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ज्योमेट्री की बहुत अच्छी समझ थी, तभी शायद पिरामिड्स भी बना पा रहे थे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट की गई है, हमें लगता था कि शायद उनको पाई के बारे में इतना पता नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई सर्कुलर चीज नहीं दिख रही थी, मतलब जिसके अंदर सो कॉल्ड सिमेट्रिक स्फेरिकल चीज नहीं दिख रही थी उनके कंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो हमने क्या किया, गीजा लिया, पिरामिड ऑफ गीजा, और हमने उसके बेस का पैरामीटर कैलकुलेट किया। फिर हमने उसकी हाइट कैलकुलेट की, फिर हमने रेशो निकाला, पैरामीटर डिवाइड बाय हाइट
2 पाई आता है। एक्यूरेटली 2 हाँ, पाई। पाई आ रहा है। अच्छा। मतलब उनके पास इजिप्शियंस के पास भी पाई की कुछ तो कहानियां थी जिन्होंने कुछ तो होगा यार, पाई से उनको ऑब्सेशन, उनको समझ में आता होगा कि उन्होंने एक्यूरेटली ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया जो कि शायद इसी चक्कर में हमें बहुत फैसिनेटिंग दिखता भी है। क्योंकि पाई, देखो मैं जो समझता हूँ, पाई ज्योमेट्री की बात कर रहा है, ज्योमेट्री में पाई अवेलेबल है, इंडल्ज है। जैसे आइंस्टाइन की इक्वेशन ले लो जो स्पेस टाइम के कर्व हो गया, हाँ। सर्कल है, स्फीयर है। अभी तो लाइन में मैंने एक चीज दिखाई, तो पाई ज्योमेट्री में है, और उस ज्योमेट्री का ही एक एग्जांपल है पिरामिड ऑफ गीजा। और शायद पाई के रेशो में चीजें होती हैं तो एक शायद एस्थेटिकली अच्छी लगती होंगी, जिस चक्कर में शायद उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, और दिखने में एक्चुअली पिरामिड्स कुछ तो तहलका दिखते हैं। हाँ, नहीं, ये मुझे लगता है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज पे करेक्ट करना चाहूंगा, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने ये चीज जानकर की थी। हाँ, प्रूफ नहीं है। और एक और करेक्शन में, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं है कि नहीं जानते थे। नहीं, ये प्रूफ है कि जानते थे। हाँ, हाँ, हाँ। एक और चीज के बारे में आप गलत हो, हाँ, कि जो आप सिमेट्री जो दिख नहीं रही थी ना, हाँ, एक्चुअली पूरा फैसिनेशन ही इस चीज पर था। हाँ, तो शायद बेबी टू द कॉमन मैन आपको लगेगा कि ये ट्रायंगल बना दिया है, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, 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 मगर हाँ, हम क्यों इतना इंटरेस्ट से इस टॉपिक के बारे में आगे भी बात करेंगे, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द पिरामिड ऑफ गीजा जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो ये बताता है कि Egyptians had not just a deep understanding of construction, they had a very deep understanding of architecture, बिल्कुल, mathematics, बिल्कुल, geometry. In fact, Egyptians अकेले नहीं थे। ये जो रिलेशनशिप है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का, इजिप्शियंस के भी पहले एक सिविलाइजेशन थी। ये जो सिविलाइजेशन है इसे एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इनके थोड़े टाइम पहले भी एक सिविलाइजेशन थी, आई गेस बेबीलोनियंस। यस, मैं बोल नहीं पाता, बेबी बोल दिया। बेबीलोन, बेबीलोन, Yes, yes. एक ही बात है। बेबी से यस, बेबीलोन। ये हो गया। तो बेबीलोनियंस का जो कहना था, बेबीलोनियंस ने भी देखा था कि इसमें कुछ तो रिलेशनशिप है। मगर हो सकता है कि ये जो इंडियाना के जो लोग हैं उनके पूर्वज बेबीलोनियंस थे, क्योंकि बेबीलोनियंस ने इसको अप्रोक्सीमेट करके इस रेशियो को 3 लेते थे। 3 लेते थे? 3 हम 3 मानेंगे। हाँ, वो 3 मानेंगे। हाँ। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आर्किमिडीज ने तो काफी समय बाद इसे कैलकुलेट किया था ना, उतनी एडवांस थी नहीं मैथमेटिक्स, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके कहा था ये जो है ना हर साल का लगभग 3 के आसपास नंबर रहता है। ये तो ऐसे होगा कौन से पूछे आगे कि तुम कौन, मैं खामखा। हाँ? नहीं, मान लिया जाए कि बेबीलोनियन बहुत लेजी थे। अरे यार, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैथमेटिक्स में चल रहा है मामला उनका। मैं अभी जान रहा हूँ, तो फिर मुझे तुम क्या कहोगे भाई? ठीक है ना। सो इजिप्शियंस हाउएवर, इजिप्शियंस ने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके गए। इजिप्शियंस ने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जो आज हम जिसे हम पाई कहते हैं, उसे इजिप्शियन यूज्ड टू टेक एज समथिंग अराउंड 3.16 समथिंग। अच्छा, तो दोनों भी एक्यूरेट नहीं थे, मगर पॉइंट इस बात का ये है कि डेफिनेटली उनको पता था। इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस को एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी मैथमेटिक्स की, जो कहीं ना कहीं खो गई है विद टाइम। इसी चक्कर में हमेशा जब हिस्ट्री और कहानी की बात होती है, मैं हमेशा बिठाता हूँ व्योम साहब को, और मैं आपको थोड़ा बहुत साइंस बता सकता हूँ कि मैं हिस्ट्री में थोड़ा कच्चा हूँ। अंकित साहब मुस्कुरा रहे हैं, कोई रीजन है आपको मुस्कुराने का? फिर कल जाकर कोई वीडियो बना देगा, क्या इजिप्शियन बिहारी थे, मैथ में कैसे स्ट्रांग थे। अरे यार, ये क्या बात बोल रहा है। हो सकता है भाई, खैर मैं तो बिहारी हूँ। एक है आर्यन इन्वेजन थियरी, एक है इजिप्शियन इन्वेजन थियरी। यस यस, कंटिन्यू। है ना। तो फिर क्या बिहारी लोग अरबी भी बोलते हैं? भाई, ये भी एक सवाल हो सकता है। ये हाँ, वहाँ पे एंशिएंट अरेबिक्स लोग भी पाई ज्योमेट्री पे बहुत इंटरेस्टेड थे। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं बात वेरी गुड पॉइंट, बेबीलोनिया जिसे आज हम बेबीलोनिया जानते हैं, वो मॉडर्न डे इराक में था। हाँ हाँ, ठीक है, इराक थोड़ा बहुत ईरान, इन सब एरियाज में आता था बेबीलोन। एनीवेज, गोल्डन एरा ऑफ बगदाद, जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बहुत सारी चिंतन किए जा रहे थे, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पे उन्होंने की बात हुई थी। जब हम पढ़ते भी अलजबर, तो वहां पर उन्होंने बहुत काम इस पे भी किया था। मतलब ओवरऑल पूरे धरती की सिविलाइजेशंस जो थी, वो मैथमेटिक्स में अपने अपने वर्ग में बैठ के काम कर रही थी। इसका प्रूफ मिल रहा है। इंक्लूडिंग मतलब क्या है कि क्योंकि वो स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पा रही है, इतनी मुश्किल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमें पाया गया है ना, वहां पर भी पूरा का पूरा एक सुएज सिस्टम है। और हाल ही में मतलब कुछ सालों पहले उस एरिया में फ्लड्स आए थे, तो वो जो डगअप साइट्स थी ना, वो फ्लड नहीं हुई उतनी ज्यादा। अच्छा, क्योंकि पानी पूरा ड्रेन हो गया। तो बिना
थैंक यू। बिना बाय द वे इनके टायर भी सर्कल पाई और डायमीटर। एग्जैक्टली और उसके पहले था व्हील का पाई, उससे बनते थे पॉट्स। बहुत सारे और पॉट्स का ओपनिंग सर्कुलर पाई। पाई मतलब ये मुझे जितना लगता है कि इंसान का बेसिक नेचर स्ट्रक्चर्स में है, यस और नेचर में ही ये पाई है। यस दिस इज व्हाट आई नेचर में पाई है। नेचर मतलब साइंस और मैथ्स इसेंशियली क्या है, मतलब ये कॉन्वर्जेशन हमने बहुत पहले भी की थी। मतलब आप दोनों वर्सेस कौन था सामने वो तो याद नहीं, मैं कौन, मैं खामा। तो हम उससे भी ये कह रहे थे कि साइंस और मैथमेटिक्स इसेंशियली ये जो जिन चीजों को हम जादू कहकर ठुकरा देते हैं या फिर ये ऐसा ही है करके नकार देते हैं, इन्हें समझने की एक सिंसियर कोशिश है। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं लगता है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात बता दूं। देखो मेरी रील पर कमेंट भी आया था कि हर इरेशनल नंबर जो है वैसे ही बिहेव करता है, मतलब कि मोस्टली इरेशनल नंबर जो है ना वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। बहुत सारे नंबर है, तुम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब बहुत सीक्वेंस चल रहा है। √2 भी वैसे ही है, ऐसे सब चीजें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाई और नेचुरल बेस लॉ का बेस जो ई है, जिसको हम कहते हैं ई, उसमें क्या खासियत है? वो ट्रांसेंडेंटल है, मतलब वो किसी चीज से निकल के नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए किसी इक्वेशन में आपका आया x² = 2, तो आपने वहां से जाना कि √2 कुछ वैल्यू होती है, हाँ, वो इक्वेशन से निकल के आई है। लेकिन ई या पाई या फाई गोल्डन रेशियो ये सब जो है नेचर में है, ये ट्रांसेंडेंटल है एंड दे आर कांस्टेंट्स। हाँ, दे आर कांस्टेंट, नेचर के कांस्टेंट्स है। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग निकल के आती है इस पाई के ऊपर कि पाई एक होता है अगर कोई नंबर नॉर्मल नंबर हुआ। नॉर्मल नंबर क्या होते हैं? नॉर्मल नंबर ऐसे नंबर है, बेसिक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, कि 0 से लेकर 9 के बीच में जितने भी नंबर्स पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अगर उस नंबर में इक्वल फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, फिर ऐसी 0 0 और 0 0 0 और 9 9 के बीच में जितने भी सीक्वेंस पॉसिबल है, वो सारे सीक्वेंस एक जैसे नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। जैसे कि 1 2 जितनी बार आ रहा है उतनी बार 2 1 2 2 3 3 आ रहा हो, ऐसे सो 1 3 सीक्वेंस और 4 सीक्वेंस, तो उस नंबर को हम कहते हैं नॉर्मल नंबर। अब तक प्रूफ नहीं हुआ है कि पाई और ई नॉर्मल नंबर है या नहीं। ओके, अगर हो जाएंगे तो ये साबित हो जाएगा, जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, कि इस पाई की वैल्यू में या ई की वैल्यू में दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो उसी नंबर में छुप सकता है। चाहे आपका बर्थ डेट हो, किसी रैंडम इंसान का फोन नंबर हो, जितने भी पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं नंबर्स के, वो उस नंबर में आ जाएंगे अगर ये साबित हो गया कि पाई या ई जो है वो नॉर्मल नंबर है। इनके बिहेवियर बहुत अलग है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं चिंतन भी कर रहा था रील के ऊपर कि यार जो ये पाई है ये नेचर हमें दे रहा है, क्योंकि नेचर से हमने निकाला है इसको। हमने ऑब्जर्व किया सर्कमफेरेंस और उसको डिवाइड किया डायमीटर से, तब हमें मिल के आया कि एक नंबर है यहाँ पे पाई। ये 3.14 समथिंग जो है ये नेचर में ही है। That's why I believe in nature, I believe in God. I know you don't. लेकिन ठीक है, मेरे को देखिए, मुझे उससे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत किस बात से मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ये खाली पाई की बात नहीं है, हम जब भी किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ये तो भाई ये तो नेचर ही ऐसा, क्योंकि एक्सपर्ट तो हमारे ग्रुप में तुम ही हो, ऐसा नहीं है। अंकित साहब भी है, दीक्षित साहब भी है। आप बिना ये चारों की सिनर्जी से कंटेंट नहीं चलता है। कभी कभी होता है कि यार 2 लोग बैठ जाते हैं, 3 लोग बैठ जाते, 4 लोग बैठ जाते हैं। ये सब सूफी ट्रैम्प हियर है हम सब। यस, बट इवन इन सूफी ट्रैम्प हियर द एक्सपर्ट इज स्टिल हियर एंड आई थिंक अंकित, अभिषेक ये भी कोई उतना डिबेट नहीं करेंगे इस बात पे। खैर, मेरा पॉइंट ये था कि मतलब मेरी दिक्कत क्या है ना, जब तुम ऐसी बातें कह देते हो कि ये नेचर में ही है या फिर ये ऐसा ही है, इससे क्या होता है, जैसे कि स्टोनहेंज, पिरामिड्स ऑफ गीजा, इनफैक्ट इंडिया के भी कई सारे टेम्पल्स, हाँ बिल्कुल, जिनके कंस्ट्रक्शन से हमें ये पता चलता है कि इन्हें भी डेफिनेटली कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी ज्योमेट्री, ऑब्वियसली होगी, जो अब लॉस हो गई है। वरना इतनी खूबसूरत डिजाइन नहीं हो सकते थे। खूबसूरती से भी एक कदम बढ़ के जाते हैं स्टेबल, बहुत स्टेबल, क्योंकि वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मैं तो नाम ही भूल गया उस मंदिर का, शायद अंकित को बताओ। अंकित, वो मंदिर है ना कोई जो कहते हैं कि पहाड़ों को काट के ही बनाया गया है। काम कीजिए, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हमें क्यों याद नहीं आ रहा, और नाम क्या है उस मंदिर और अभी थोड़ा आपकी मदद से थोड़े कोलैबोरेशन भी आने लगे, तो थोड़ा बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, तो एक एडिटर आ गया है, तो एडिटर साहब से दरख्वास्त है कि उसमें ये फोटो डाल देंगे। इतनी खूबसूरत डिजाइन है उस चीज का, वो आप देख पाएंगे, वो बिना सिमेट्री और ज्योमेट्री को समझे नहीं आ सकता। हाँ, तो बहुत आगे थे। हम बहुत आगे थे। और होता है ना हिस्ट्री के साथ, जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट के पास भी जो नॉलेज थी, अगर उनके पास आज होती तो आज शायद हम सब अरबी बोल रहे होते, मगर ऐसा नहीं है। कुछ तो हुआ ही होगा जिसकी वजह से ये नॉलेज लॉस हुई। फिर हम वापस इधर आ रहे हैं, फिर किसी और ने बोला कि अरे भाई इन्हें भी समझती, वगैरह वगैरह। लेकिन खूबसूरत बात ये साइंस और मैथमेटिक्स की, चाहे कितनी बार भी लॉस हो जाएंगे, वापस हम सेम चीज पे आने वाले हैं।
हाँ। क्योंकि ये नेचर में है। अरे यार Ethics versus nature में। अब वापस आते हैं मेरे पॉइंट पे। नहीं एक ना, ना, किसी ना, किसी इंसान ने बोला था, बहुत मैं भूल गया उनका नाम, मैं किसी पॉडकास्ट इस पे सुना था कि साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि आप दुनिया की सारी साइंस की किताबें को लो और उसको जला दो, सारी साइंस की किताबें जला दो और दुनिया में इंसानों को भुला दो, सब कुछ ज्यादा खो दो। उसके बाद इवेंचुअली कुछ समय बाद जब उनके पास बुद्धि आएगी तो सारी साइंस की किताबें दोबारा हमारे पास वापस आ जाएगी वैसे की वैसी, क्योंकि ये सब नेचर में है। एनीवेज, अरे अब बोलो। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसी बातें कह देते हैं मुझे ऐसा लगता है दिस इज फॉर्डर, है ना, ये मतलब एक तरह से आग में डालने के लिए जो ये आग रहती है इरैशनैलिटी की, या फिर कह लो जो पाखंडी लोग रहते हैं ना, जो कुछ भी बोल देते हैं कि यार ये देखो ये है, इसकी वजह से प्रूफ है कि भगवान है। मैं तो कट्टर एथीस्ट हूँ बाय द वे, मैं हूँ थीस्ट। एनीवेज, तो ये देखो बात जो हो रही है ना, ये बात इसकी नहीं है। बात यहाँ पे ये, मैं इसको ये नहीं कहना चाह रहा कि इससे तुम ये मानो कि कोई सुप्रीम बीइंग में तुम चीजें इररिलेवेंट मान के चले जाओ, वो नहीं हो रही। बात ये कि सो कॉल्ड जो भी, जिसको मैं एक पावर का नाम देता हूँ सुप्रीम पावर, क्योंकि हम सब भी मतलब तुम नहीं मानते, लेकिन एक सुप्रीम पावर है, उसके सबसे करीब पहुंचने का तरीका नेचर को समझना है, और नेचर को समझने के लिए ही बातें होती है। ये देखो ये सब चीजें नेचर में ही आ रही है। अच्छा, मगर फिर भी तुम्हें नहीं लगता है तो ऐसे इस बात को ऐसे कैसे कहा जाए जिससे ये जो इरैशनलिस्ट होते हैं, एक रहते हैं रैशनलिस्ट, दूसरे इरैशनलिस्ट, तो उन्हें कैसे मतलब ये फॉर्डर नहीं दिया जाए कि भाई ये नेचर में ही है, क्योंकि उन्हें वो मिल जाता है ना। अच्छा, मैं समझ गया ऐसे तुम क्या वो बोल क्या रहे है, हो। वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, तो मैं समझ गया क्या है। और फिर क्या कुछ लोगों को फिर ये भी लगता है कि शायद हम भी ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल, मैं बता- जो खैर सच्चाई है नहीं। हाँ नहीं, But बट ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ कि देखो साइंस दुनिया में सबसे बेहतरीन जो साइंटिस्ट रहे हैं वो जो है वो बिलीव करते थे किसी पावर पे। यहाँ पे किसी सो कॉल्ड फिलोसफी पे जाने की बात नहीं हो रही। हम जो चीजें बताते हैं, साइंस की बातें करते हैं, उससे ये जानना चाहिए कि नेचर और सो कॉल्ड इक्वेशंस को समझ के ही हम और इसकी अंडरस्टैंडिंग लाएंगे तो एक बेहतर दुनिया बनेगी। जो ही साइंस का और सो कॉल्ड, हम भी जब ये बनाते हैं कंटेंट तो साइंटिफिक टेम्परामेंट देने की बात होती है। आप बिलीवर हैं या एथिस्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हम सारे मिलके एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे आ सकते हैं कि साइंस जो है वो तथ्य है। थैंक यू वंस अगेन। साइंस तथ्य है, उस पे तथ्य पे बात कर रहे हैं, बस यही है ये। ऑल राइट, सो नाउ कमिंग बैक टू पाई, हाँ, है ना, okay. आपका फिर से द वेरी फैंटास्टिक क्लेम हाँ, कि पाई नेचर में है ना। तो इससे मैं जब पढ़ रहा था हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट से मेरी मुलाकात हुई, हाँ, जिसका नाम था नेचुरल कांस्टेंट्स। हाँ, सो पाई इज आल्सो वन ऑफ द नेचुरल कांस्टेंट्स। तो इसका थोड़ा और मतलब बताइए। वही नेचुरल कांस्टेंट का मतलब, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमें मिला है, जिसको हमने बनाया नहीं है। रूट 2 हमने बनाया है। मस्त है जोगे। रूट 2 हमने बनाया है, पाई हमने बनाया नहीं है, हमें मिल गया। तो नेचर में ये कांस्टेंट अवेलेबल है। एक नेचर में कांस्टेंट अवेलेबल है ई, इसकी बात करता है नेचुरल लॉ का बेस, वो ग्रोथ के ऊपर आता है। कि अगर मान लीजिए अगर हम डिके पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, तो डिके में आप देखेंगे वो सी को देखेंगे। जब ग्रोथ पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई तालाब में एल्गी जो फैल रही है, उसका जो ग्रोथ होगा, रेट ऑफ ग्रोथ में हम ई देखते हैं, वो भी हमें नेचर से ही मिला है। और दोनों पाई और ई, और भी ऐसे नंबर है, लेकिन पाई और ई दोनों ही ट्रांसेंडेंटल हैं। हम उसको निकालते नहीं है। ट्रांसेंडेंटल मतलब हमने निकाले नहीं है, हमें मिल गए। तो नेचर में अवेलेबल है, इसी चक्कर में ये नेचुरल कांस्टेंट्स हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो मतलब बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट्स, और ये जैसे कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल है, जैसे आपने पहले भी कहा था कि ये ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव वैल्यूज है ये, राइट। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो मन कर रहा है कि अंकित साहब आप वहाँ भी जाना, वहाँ पे बेहतरीन लोग हंसी मजाक करके बातें कर रहे हैं। होप आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, हम तो बात करते रहेंगे। हाँ, और मैं एक और ये कह रहा था कि पाई की और कहाँ सिग्निफिकेंसेस होती है, जैसे कि आज आपने कहा था स्पेस टाइम में नासा यूजेस कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की ट्रेजेक्टरीज को मेजर करने के लिए पाई की वैल्यू अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस सफिशिएंट है, परफेक्ट एक्यूरेसी मिल रही है। कहाँ यूज, तुम पूछो कहाँ यूज होती है, कहाँ यूज नहीं होती है, हर जगह यूज हो। जहाँ ज्योमेट्री है, जहाँ शेप्स हैं, जहाँ सो कॉल्ड बीइंग है, हम 3 डायमेंशनल बीइंग्स हैं, हमें आसपास स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ पाथ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा आपको, फिर भी पाई इसके अंदर है। पाई हर तरफ है, इसलिए पाई को समझना बहुत जरूरी है। बिना पाई, अगर आप पाई को नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस है, उसमें अगर आप पाई को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आप कभी भी जान नहीं पाते कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। और ग्रेविटी काम कैसे करती है अगर नहीं जान पाओगे तो आप सैटेलाइट की वर्किंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि सैटेलाइट जो है टाइम डायलेशन में चले जाती है ग्रेविटी की वजह से। अगर सैटेलाइट सही टाइम पे काम नहीं कर रही होती तो हमारे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होता।
आज बेहतरीन चीज हो रही है। तो हमारी सो कॉल्ड कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा होता, इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। तो पाई हर तरफ है, इसलिए पाई को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो खैर आज जो है बातें बहुत हो गई, थोड़ा डाइवर्ट भी कर गए थे, फिर वापस भी आ गए, हाँ। फिर और डिस्कशन कर ली, है ना। और कुछ कहना चाहेंगे आप बस पाई के बारे में? एक और चीज में खूबसूरत सी मैथमेटिक्स के ऊपर मुझे बहुत सारे मन है वीडियोस बनाने का। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, मैंने वादा किया था कि यूलर फॉर्मूले से मैं इसको खत्म करूंगा। ऑयलर, देखो मैं यहाँ पे हमारे मल्टीलिंगुअल साहब जो है यही है इनको सारी भाषाएं आती है, जानवरों की भी आती है, तो बस तो मैं आपको गाली दी मैंने तुम्हें भी सब। तो मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, सोच के देखिए। मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए, ई और पाई, दोनों ट्रांसेंडेंटल नेचर ने दिए हैं, खत्म नहीं हो रही वैल्यूज, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे वैल्यूज। एक आता है आयोटा, इमेजिनरी नंबर, रूट -1। अब ई ओवर आई पाई, इक्वेशन हमारे एडिटर साहब आप इक्वेशन लिख दीजिएगा प्लीज। तो ई के ऊपर है आई और पाई, जिसमें दो नंबर ट्रांसेंडेंटल नेचर में मिले, एक नंबर नेचर में है ही नहीं, इसको नॉन रियल नंबर कह रहे हैं ना, इमेजिनरी नंबर, उसको +1 कर दो तो 0 आता है। दो नंबर जो नेचर में थे, जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता। इसको सोच के देखो। मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ कि नेचर में क्यों है, आपसे भी सवाल है, इसको थोड़ा इस वे में सोचिएगा। मैंने एक लेंथ बनाई, एक डायमीटर लिया 3 सेंटीमीटर का, मैंने उससे एक सर्कल बना दिया, उसका सरकमफेरेंस होगा 2πr। आप सोच के देखना, 2πr का मतलब, जिसमें पाई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सरकमफेरेंस को आप कभी दुनिया में जान ही नहीं पाओगे उसकी एग्जैक्ट लेंथ, मगर आपके आंखों के सामने एक कंप्लीट स्टेबल सर्कल दिखता है। मतलब एक सो कॉल्ड अननोन वैल्यू से आप एक नोन स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। इसको थोड़ा इसमें मैं इससे चौंधिया गया सोच के कि मुझे सर्कल दिखता है, लेकिन मैं उसकी वैल्यू सरकमफेरेंस की कभी जान नहीं पाऊंगा एग्जैक्ट। हमें स्पेयर दिखता है, लेकिन उसकी वैल्यू हम कभी जान नहीं पाएंगे एग्जैक्ट। ये है, फिर भी जाने बिना भी वो चीजें एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्टेंस उसी चीज के वजह से आया है। हमारे ऑर्बिट्स जो घूम रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सो कॉल्ड नॉन डिफाइंड वैल्यू है, और फिर भी डिफाइंड वे में बिहेव कर रहे हैं। तो यूलर साहब की वही फॉर्मूला, ई ओवर आई पाई +1, ये तो आयोटा पाई +1 इक्वल्स टू 0। ये क्या कहता है क्या नहीं, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। ये है दो ऐसे नंबर जिनको तुम कभी डिफाइन नहीं कर पा रहे, जिसमें से ई जो नॉन डिफाइंड है उससे तुम ग्रोथ डिफाइन कर दे रहे हो। रेडियो एक्टिव डीके का हम निकाल लेते हैं, ई जिसकी वैल्यू हम नहीं जान पा रहे, उससे हम डीके जान जा रहे हैं। पाई जिसकी तुम वैल्यू नहीं जान पा रहे, उससे तुम स्ट्रक्चर बना दे रहे हो, नॉन स्ट्रक्चर, डिफाइंड स्ट्रक्चर। और 1 तो हमारे नच में है, एक ग्लास है, लेकिन तो आयोटा नहीं है। 0 करते हैं इस वीडियो को अब जाके। ई पावर, बाय द वे, हाँ। एक फन क्वेश्चन, हाँ। कितने डेसिमल तक तुम्हें पाई की वैल्यू पता है? मुझे 3.14 08 मैंने याद कर ली थी अभी, आर्किमिडीज के तो बाद। खैर प्लीज फ्लेक्स इन द कमेंट्स, जितने डिजिट्स तक आपको पता है जरूर बताइए, और बिल्कुल वो वैल्यू बनाते रहिए। लंबे लंबे नंबर्स आएंगे अभी कमेंट्स में, मजा आएगा देख के। बिल्कुल आएगा, और So ऐसी ये था मैथमेटिक्स पे वीडियोस आते रहेंगी अब। मैथमेटिक्स एंड लिटिल बिट ऑफ मैथ मैजिक। हाँ, शायर मैं भी हूँ भाई। खत्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद। जय हिंद।